और आइए बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। बड़ी खबर जो आपको बताने जा रहे हैं, पूरा देश वो जानना चाहता है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कोरोना काल के दरमियान जब चारों तरफ से आलोचना और निंदा झेल रहे थे, उस दौरान कैसे मोदी बन गए हैं नंबर 1। आपको बताने जा रहे हैं, मोदी की तस्वीरें हम दिखाएंगे आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े बड़ों को पीछे छोड़ दिया है। बड़े बड़े दिग्गज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे घुटने टेक रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ आपको बताएं। अमेरिका की एक एजेंसी, अमेरिका की रेटिंग एजेंसी ने प्रधानमंत्री को दुनिया के नेताओं के सामने स्वीकार्यता में नंबर 1 ठहराया है। नंबर 1 का दर्जा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। आइए आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया के कौन कौन से बड़े नेताओं को पछाड़ दिया है, और मोदी पछाड़ दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बड़े बड़े नेता पिछड़ गए। 66% रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री नंबर 1 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 66% रेटिंग के साथ। और दूसरे नंबर पर देखिए कौन है, जो बाइडेन 53% रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री से पीछे। एंजेला मार्केल, जर्मन की चांसलर एंजेला मार्केल को भी 53% रेटिंग मिली है, वो भी प्रधानमंत्री मोदी से पीछे हैं। और उससे पीछे देखिए कौन है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे ये दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज नेता बौने साबित हो रहे हैं। तीसरे नंबर पर देखिए आप, स्कॉट मॉरिसन को मैं आपको दिखा रहा हूं, कितने छोटे दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। 66% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले हैं, और 44% लोग हैं। देखिए जरा बोरिस जॉनसन के साथ, मैं आपको बोरिस जॉनसन की तस्वीर दिखा रहा हूं, सिर्फ 44% रेटिंग बोरिस जॉनसन की है। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने दिग्गज कहां ठहर रहे हैं। सोचिए, जो बाइडेन कहीं नहीं ठहर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। यह लिस्ट में बाकी नेता जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इनको देखिए कहां ठहर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये कोई और नहीं, अमेरिका की इंटेलिजेंस फर्म ने रेटिंग निकाली है। उस रेटिंग को मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए आपको दिखाता हूं उस रेटिंग एजेंसी का ट्वीट, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह है मॉर्निंग कंसल्ट, ये वो रेटिंग एजेंसी है, अमेरिका की रेटिंग एजेंसी है। वो ट्वीट अगर मैं दिखाऊं जिसमें सीक्वेंस से वो सारे नेताओं के नाम लिखे हुए हैं, और वो नेता जो है, वो नेता किस नंबर पर है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे बड़े बड़े दिग्गजों को पछाड़ दिया है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए अब आपको ये रेटिंग दिखाता हूं। देखिए जरा, ये फुल स्क्रीन जल्दी से मैं दिखाऊं, फुल स्क्रीन इसे दिखाऊं कि देखिए दुनिया के नेता कहां है। फुल स्क्रीन इसको दिखाऊं, देखिए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए जरा, कौन सा नेता कहां ठहर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। देखिए मोदी सबसे ऊपर है 66% के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ऊपर। उसके नीचे ड्रागी है, उसके नीचे आप देखिए लोपेज, उसके नीचे मॉरिसन है 54% नंबर के साथ, मार्केल 53%, बाइडेन उसके नीचे। ये जो सीक्वेंस है ये बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां ठहरते हैं। आइए अब बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल ये जो लोहा मनवाया है दुनिया के नेताओं के सामने, इसीलिए सब कर रहे हैं मोदी मोदी। देखिए जरा, मोदी फिर बने नंबर 1। बाइडेन से जॉनसन तक मोदी के पीछे। I am proud to call my true friend Prime Minister Modi. मोदी के आगे झुक गई दुनिया। My friend Prime Minister Narendra Modi, welcome to Israel. आपका सुहागत है मेरे दोस्त। हिंदुस्तान में कहावत है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कहावत को एक बार फिर साबित कर दिया। मोदी न केवल हिंदुस्तान में लोकप्रिय हैं, बल्कि दुनिया उनके नेतृत्व क्षमता की कायल है। ताजा सर्वे एक बार फिर इस बात को साबित कर रहा है कि मोदी के सामने ना तो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन टिकते हैं,
ना ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और ना ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। इस सर्वे के मुताबिक मोदी तब भी नंबर 1 थे और अब भी नंबर 1 है। एक अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने यह सर्वे किया है, जिसके आंकड़े कल ही जारी किए गए हैं। एजेंसी ने अपने सर्वे में दुनिया भर के 13 राष्ट्र अध्यक्षों को शामिल किया था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को टॉप रैंकिंग मिली है। और आइए अब आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे नंबर 1 बन गए। हजारों लोगों के इंटरव्यू हुए, हजारों लोगों के, उसमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनकर नंबर 1 है। देखिए जरा, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया ने अपने सर माथे पर बिठाया। इससे पहले भी उनकी लोकप्रियता में 4 चांद लगते रहे। उनकी लोकप्रियता आसमान छूती रही है और दुनिया के दिग्गजों को वो धूल चटाते रहे हैं इस तरह की हर रेटिंग में। लेकिन कोरोना काल में जिस तरह से मोदी विरोधी गैंग ने माहौल बनाया था और सारी जिम्मेदारी उन पर डालने की कोशिश की थी, उससे यह लगा था कि शायद ये गैंग अपने मकसद में कामयाब हो जाए और उनकी लोकप्रियता पर कुछ असर पड़े। लेकिन ताजा सर्वे ने इन सारी आशंकाओं को गलत साबित कर दिया है। दरअसल ये जो सर्वे है, ये अमेरिका की एक एजेंसी जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट ने किया। ये एजेंसी डेटा इंटेलिजेंस का काम करती है। इस एजेंसी ने दुनिया भर के 13 राष्ट्र अध्यक्षों की, जी हां, एक दो नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने थे दुनिया के 13 बड़े नेता, 13 नेताओं की स्वीकार्यता यानी अप्रूवल रेटिंग का सर्वे किया था। और आपको बताऊं, इस सर्वे की रेंज कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके लिए हर दिन दुनिया भर में 11,000 से ज्यादा लोगों के इंटरव्यू किए गए। 11,000 से ज्यादा लोगों ने इंटरव्यू दिए। फिर यह ऐलान किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई नहीं। अमेरिकी डेटा एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने यह सर्वे 20 जनवरी से लेकर 21 मई के बीच किया है। इसमें शुरू से ही पीएम मोदी की लोकप्रियता का ग्राफ सबसे ऊपर था। 20 मई आते आते सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए और दुनिया के तमाम दिग्गजों को धराशायी करते हुए नंबर 1 पर मजबूती से खड़े हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जबकि इस सर्वे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी शामिल किया गया था और माना यह जा रहा था कि बाइडेन अभी सत्ता में आए हैं, उनके नाम फिलहाल कोई भी नाकामी नहीं है, ऐसे में वो इस बार नंबर 1 के पायदान पर आ सकते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आंकड़ों पर नजर डालें तो कोई नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी दूसरे नंबर पर हैं, मैक्सिको के राष्ट्रपति इमैनुअल ओब्रेडोर तीसरे पर और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन चौथे, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल 5वें और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 6ठे नंबर पर हैं। यही हाल दुनिया के तमाम दिग्गज नेताओं का भी रहा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को 7वें पायदान से संतोष करना पड़ा है, जबकि ट्रूडो अपने देश में काफी लोकप्रिय नेता माने जाते हैं। सबसे आखिरी पायदान पर जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा रहे, उन्हें 13वां स्थान मिला है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ ये एक मामला नहीं है जहां इन सारे नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। हर मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 है। आपको हम दिखाने जा रहे हैं लोकप्रियता का पैमाना हो या ताकत का पैमाना। देखिए जरा, आपके सामने देखिए कि किस मामले में प्रधानमंत्री नंबर 1 है। सबसे पहले बात करेंगे ट्विटर में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं 6 करोड़ 90 लाख लोग। कितने? 6 करोड़ 90 लाख। जो बाइडेन का कद देखिए, जो बाइडेन को सिर्फ 3 करोड़ 60 लाख लोग फॉलो करते हैं। प्रधानमंत्री के फॉलोअर दुगने हैं। पुतिन को देखिए, पुतिन का नंबर, पुतिन को सिर्फ 34 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं। 34 लाख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 करोड़ 90 लाख के साथ। बोरिस जॉनसन को 35 लाख लोग फॉलो करते हैं। अब आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस फॉलोइंग में और कहां दुनिया के बाकी नेता आकर ठहरते हैं। न सिर्फ ये, आइए अब आपको दिखाते हैं इंस्टाग्राम नहीं, फेसबुक की बात करते हैं। किसी मामले में प्रधानमंत्री पीछे नहीं है। फेसबुक देखिए, फेसबुक पर प्रधानमंत्री के फॉलोअर हैं 4 करोड़ 60 लाख। जो बाइडेन देखिए, दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति जो बाइडेन को 92 लाख लोग फॉलो करते हैं। प्रधानमंत्री 4.5 करोड़ से ज्यादा
और अमेरिका के राष्ट्रपति सिर्फ 92 लाख। दूसरे देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं, इमैनुअल मैक्रो, 36 लाख लोग सिर्फ इमैनुअल मैक्रो को फॉलो करते हैं फेसबुक पर। प्रधानमंत्री के दाएं बाएं भी ये नेता नहीं ठहरते हैं। बोरिस जॉनसन को देखिए, सिर्फ 21 लाख लोग फॉलो करते हैं बोरिस जॉनसन को फेसबुक पर। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है जो कम से कम इसमें नजर आ रही। एक और देखिए, मैं आपको इंस्टाग्राम की बात बताता हूं। इंस्टाग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 करोड़ 60 लाख लोग फॉलो करते हैं, 5.5 करोड़ से ज्यादा। अमेरिका के राष्ट्रपति, दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के राष्ट्रपति जो बाइडेन को देखिए, सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख। कोई तुलना नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। इसके अलावा दूसरे राष्ट्राध्यक्ष मैं आपको दिखाऊं, इमैनुअल मैक्रो को देखिए, आप सिर्फ 25 लाख लोग फॉलो करते हैं। कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 5.5 करोड़। तीसरे नेता देखिए, जल्दी से हम इसे दिखाएं। तीसरे नेता देखिए, बोरिस जॉनसन को सिर्फ 14 लाख लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। यह बता रहा है प्रधानमंत्री के सामने दुनिया के नेता कहां ठहरते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, यूट्यूब पर देखिए जरा। यूट्यूब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फॉलो करने वाले लोग हैं 88 लाख। 88 लाख लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फॉलो करते हैं। जो बाइडेन को सिर्फ 7,20,000 लोग। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, इमैनुअल मैक्रो को सिर्फ 2,30,000 लोग। यह बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता क्या है। आइए अब आपको बताता हूं, सिर्फ ऐसे ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भीड़ से अलग होते हैं। दुनिया के अलग अलग राष्ट्र अध्यक्षों से कतार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग होने के पीछे ढेरों वजह हैं जो इन ताकतवर मुल्कों के नेताओं से प्रधानमंत्री को जुदा करती हैं खासियतें। देखिए जरा रिपोर्ट। दूसरों से अलग है मोदी, इसलिए नंबर 1 है मोदी। बाहर से सख्त, अंदर से नरम, इसलिए दिग्गजों पर भारी है मोदी। हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये तस्वीरें इंसानियत की मिसाल पेश करती हैं। ऐसा बिरले ही होता है जब किसी देश का मुखिया महामारी में अपनी जनता की मौत पर इस कदर भावुक हो और खुलकर अपनी भावनाओं का इजहार किया हो। इसलिए मोदी नंबर 1 है, इसलिए मोदी सबसे लोकप्रिय हैं। हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। मोदी अंदर से जितने भावुक हैं, बाहर से उतने ही सख्त। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद मोदी ने पाकिस्तान को दो टूक चेतावनी दी और इसको पूरा करके भी दिखाया। हमने घर में घुसकर मारा। आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? सीमा पर सेना का हौसला बढ़ाना हो या चीन जैसे ताकतवर देश से आंखों में आंखें डालकर बात करना, ऐसा मोदी जैसा प्रधानमंत्री ही कर सकता है। अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। यही वजह है कि दुनिया को भारत की ताकत का एहसास है और मोदी की लीडरशिप में भी अटूट विश्वास है और इसलिए मोदी नंबर 1 है। तो यह खासियत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उनको भीड़ से जुदा करती है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टक्कर में कोई नहीं है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के सामने प्रधानमंत्री को आप खड़ा कर लीजिए। उनका कद हर लिहाज से उनसे आगे है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नंबर पर आते हैं इस मामले में। दूसरे नंबर पर आते हैं इटली के प्रधानमंत्री मारियो। तीसरे नंबर पर आते हैं मैक्सिको के राष्ट्रपति ओब्रेडोर। चौथे नंबर पर जो नेता है वो आपको बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पीएम मॉरिसन। पांचवें नंबर पर जो नेता आते हैं वो है जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल।
तो ये वो नेता हैं और जो बाइडेन छठे नंबर पर हैं इस रेस में। ये बताता है कि प्रधानमंत्री के सामने इन नेताओं का कद क्या है, कम से कम लोकप्रियता के मामले में और कम से कम टक्कर के मामले में, स्वीकार्यता के मामले में। तो न सिर्फ मोदी, बात करेंगे योगी की। योगी आदित्यनाथ लगातार इकलौते मुख्यमंत्री हैं जो लगातार दौरा कर रहे हैं अलग अलग जिलों का। योगी आदित्यनाथ आज जनता के दर पर फिर पहुंचे। बलिया की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, फुल स्क्रीन जरा दिखाऊं। योगी आदित्यनाथ आज बलिया और वाराणसी के दौरे पर थे, जिला अस्पताल पहुंचे। अगर एम्बियंस में इसका सुनवाओ, योगी आदित्यनाथ बलिया पहुंचे, 4 घंटे बलिया में योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, जिला अस्पताल पहुंचे। वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इकलौते जो खुद जिला अस्पताल जाकर कोविड केयर सेंटर में जाते हैं, गांव जाते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में जानकारी जुटाते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। योगी उन मुख्यमंत्रियों में शुमार है। देखिए जरा, बलिया पहुंचे, 4 घंटे रुके, उसके बाद वाराणसी पहुंचे। वहां से दूसरा कौन सा मुख्यमंत्री है जो आपको कोविड केयर सेंटर में जाता हुआ दिखाई देगा? कौन सा मुख्यमंत्री है जो आखिर पहुंचता है लोगों के बीच? योगी आदित्यनाथ देखिए बच्चों से मिले। ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे वो हैं जो अनाथ हो गए, जिनके मां बाप इस कोरोना में दुनिया छोड़कर चले गए। फुल स्क्रीन जरा दिखाऊं। योगी उन अनाथ बच्चों से मिले। सरकार इन अनाथ बच्चों का पूरा खर्चा उठाएगी, इनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएगी। योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं, देखिए बच्चों से मिलते हुए। एक छोटे बच्चे की पीठ पर हाथ रख रखा है। ये वो मासूम बच्चे हैं जिन्होंने अपने मां बाप को इस कोरोना में खो दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की योजना के तहत जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, उन्हें उनका पूरा खर्च सरकार उठाएगी, उनकी पूरी देखभाल सरकार करेगी। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ इन सब बच्चों से आज मिलने पहुंचे थे। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल की बात इसलिए क्योंकि नेतन्याहू चले गए, लेकिन नेतन्याहू के बाद जो नफ्ताली नए प्रधानमंत्री बने हैं वो नेतन्याहू से 100 कदम आगे हैं, क्योंकि फिलिस्तीन पर एयर स्ट्राइक फिर से शुरू कर दी है। ये देखिए जरा, फिलिस्तीन पर हमास के अड्डों पर नए प्रधानमंत्री जो बने हैं वो उनसे 100 कदम आगे। फुल स्क्रीन जरा तस्वीरें दिखाऊं। क्या फिर से एक बार हालात खराब होने लगे हैं दोनों मुल्कों के दरमियान? जरा एम्बियंस सुनवाएं अगर। ये जो आप देख रहे हैं, नए प्रधानमंत्री बनने के बाद हमास पर फिर से हमले शुरू हो गए हैं, क्योंकि माना जाता है कि नफ्ताली बहुत कट्टर है और नेतन्याहू से भी आगे हैं। वो बख्शते नहीं है दुश्मन को, ये माना जाता है। वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, इजराइल ने एक बार फिर से एयर स्ट्राइक किया, एक के बाद एक। देखिए, मिसाइलें आसमान में आग के गोले की तरह उड़ती आपको नजर आ रही है और हमास के ठिकानों पर गिरी है और जोर का धमाका हुआ है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। यह बता रहा है कि एक बार फिर से स्थिति तनावपूर्ण हो गई है दोनों मुल्कों के दरमियान और हालात बद से बदतर हो सकते हैं, ऐसी स्थिति बन रही है। देखिए जरा, आसमान में आग के शोलों की तरह उड़ते हुए आपको रॉकेट्स नजर आ रहे हैं। इजराइल ने ये रॉकेट दागे हैं हमास पर और एक के बाद एक हमास के ठिकानों पर ये रॉकेट गिरे हैं और देखिए पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया है वो कंपाउंड, जिस कंपाउंड पर ये एयर स्ट्राइक की है इजराइल ने। देखिए जरा, ये बता रहा है कि हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और ये हालात आखिर संभले हैं बहुत मुश्किल से। आपके सामने ये देखिए, एयर स्ट्राइक जो हुई है एक के बाद एक, सारे रॉकेट जाकर हमास के आतंकी ठिकाने पर गिरे हैं और पूरा इलाका, वो कंपाउंड नेस्तनाबूद हो गया। आइए आपको दिखाता हूं वो इमारत, आपको दिखाने जा रहा हूं जिस इमारत को निशाना बनाया है इजराइल ने। नए प्रधानमंत्री बहुत सख्त हैं। ये जो हम आपको दिखा रहे हैं लाल घेरा जो आप देख रहे हैं, ये लाल घेरा आतंकी हमास का ठिकाना है। जूम करके दिखाएं, ये आतंकी जो आतंकियों का कंपाउंड था, इसके नजदीक आप देखिए बिल्डिंग भी है, इसके नजदीक मस्जिद भी है और इस पूरे लाल घेरा जो आप देख रहे हैं, बताया जाता है यहां आतंकी मौजूद थे। जैसे ही इजराइल की डिफेंस फोर्स को जानकारी मिली, उन्होंने इसे टारगेट किया और पूरी तरह से गिरा दिया। लेकिन बड़ी चीज यह है कि नए प्रधानमंत्री पूरी तरह से बदला लेने के मूड में हैं। उनका कहना है वो बख्शेंगे नहीं। आपको बताता हूं दरअसल ये हालात खराब कैसे हुए। खराब होने के पीछे दरअसल वजह है ये व्हाइट फ्लैग मार्च। ये जो आप देख रहे हैं, फुल स्क्रीन जरा मैं दिखाऊं विद एम्बियंस तस्वीरें अगर आप देखें
कि ये लोग दरअसल फ्लैग मार्च निकाल रहे थे। फ्लैग मार्च निकालने के पीछे वजह ये थी कि 1967 में पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल ने, यहूदियों ने कब्जा कर लिया था और उसके जश्न में ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा था। और इस फ्लैग मार्च में क्या हुआ देखिए, पहले से फिलिस्तीन और अरबी लोगों ने यह कहा था कि यह फ्लैग मार्च ना निकाला जाए, लेकिन यह फ्लैग मार्च निकाला गया। सुनाए जरा हुआ क्या इसमें। और आइए, ये फ्लैग मार्च आपने देख लिया। इस फ्लैग मार्च के बाद हुआ क्या, हिंसा शुरू हो गई। जिसका डर था वही शुरू हो गया। ये देखिए, आगजनी शुरू हो गई, आग लगा दी गई सड़कों पर, पत्थर चलने लगे सड़कों पर, पुलिस एक्शन के मोड में आ गई। फुल स्क्रीन ये तस्वीरें अगर दिखाऊं मैं, इस फ्लैग मार्च में यही डर था कि हालात बिगड़ सकते हैं और हालात इस तरह बिगड़े कि वो अब एयर स्ट्राइक और रॉकेट्स तक पहुंच गए। देखिए जरा, पानी की बौछारें की जाने लगी, प्रदर्शनकारियों को हटाया जाने लगा। ये हालात खराब हुए उस फ्लैग मार्च के बाद से और इसी का अंदेशा जताया जा रहा था। सुनिए जरा हुआ क्या। तो हुआ ये कि फ्लैग मार्च के बाद हिंसा शुरू हुई। हिंसा के बाद हुआ क्या कि हमास के आतंकियों ने गुब्बारे फेंकने शुरू कर दिए। जो आप देख रहे हैं, इन गुब्बारों में बारूद भरकर ये क्या करते हैं, ये फेंकते हैं हमास के आतंकी इजराइल के पास, और इजराइल के खेतों में जाकर पूरे खेत को जलाकर राख कर देते हैं गुब्बारे। ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन में दिखाऊं। ये दरअसल आतंक को भड़काने की कोशिश है। ये सिर्फ दोनों देशों के बीच आग भड़काने की कोशिश है। जो आप गुब्बारे देख रहे हैं, ये सामान्य गुब्बारे नहीं है। इस हमास के आतंकी क्या करते हैं, इन गुब्बारों में हीलियम भरते हैं, ऐसा पदार्थ जो पहुंचता है जैसे ही इजराइल के खेतों में, जमीन पर, वहां आग लगा देता है पूरी तरह से। ये देखिए जरा, आग लग गई है। आग लगने के बाद पूरा खेत जलकर नेस्तो नाबूद हो गया है। और यही वजह है कि इजराइल ने उसके बाद हमले शुरू किए हैं, एयर स्ट्राइक करने शुरू किए। आइए अब आपको बताते हैं कि इन हमलों के बाद इजराइल ने क्या किया, क्योंकि इजराइल के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया उसके बाद। यह पहला एयर स्ट्राइक था, क्योंकि नए प्रधानमंत्री इजराइल के किसी को बख्शने वाले मूड में नहीं है। नेतन्याहू 71 साल के थे, नफ्ताली 49 साल के। ये फुल स्क्रीन जरा मैं दिखाऊं। पहला एयर स्ट्राइक था, इजराइल ने हमास के ठिकानों पर यह पहला हमला किया था। इस फ्लैग मार्च, वायलेंस, हिंसा के बाद जो गुब्बारों से हमला किया गया, उसके बाद इजराइल का पहला हमला था। आइए अब आपको बताते हैं, आपको समझना होगा कि आखिर अचानक हमास के ऊपर इतना सख्त क्यों हो गया इजराइल कि एक छोटी सी बात को भी हरगिज खत्म करने के या झेलने के लिए बर्दाश्त नहीं। उसके पीछे वजह है ये। एक तरफ नेतन्याहू आप देख रहे हैं, नेतन्याहू की उम्र थी 71 साल, और एक तरफ आप देख रहे हैं नफ्ताली, जिनकी उम्र 49 साल है। यानी अब आप समझ सकते हैं, दोनों के खून में गर्मी समझ सकते हैं। वजह समझिए, सत्ता संभालते ही हमास पर बमबारी शुरू कर दी नफ्ताली ने। 5 दिन में 2 बार हवाई हमले कर चुके हैं नए प्रधानमंत्री इजराइल के जो हैं। इसके अलावा फिलिस्तीन के खिलाफ बहुत आक्रामक रुख रखते हैं, और न सिर्फ आक्रामक रुख, बल्कि फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र, अलग देश मानते ही नहीं नफ्ताली। इसके साथ ही आपको बताऊं कि कट्टर यहूदी है नफ्ताली बेनेट, और यही वजह है कि वो फिलिस्तीन पर लगातार हमले कर रहे हैं। यहूदी राष्ट्र की पैरवी करते रहे हैं नफ्ताली, और यहूदी राष्ट्र की पैरवी के अलावा आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। यानी आतंकवाद हरगिज बर्दाश्त नहीं करते हैं वो। और हमास की मुश्किल इसलिए बढ़ना तय है। वेस्ट बैंक में यहूदी बस्ती बसाने की ख्वाहिश रखते हैं नफ्ताली कि इस पूरे वेस्ट बैंक में यहूदी ही रहेंगे। फिलिस्तीन से तनाव खत्म होने की उम्मीद कम है। हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन में भी शामिल रहे हैं नफ्ताली। आइए अब आपको बताते हैं कि नफ्ताली, जिनके पास सिर्फ 7 सांसद थे, वो कैसे प्रधानमंत्री बन गए। नेतन्याहू को पूरा देश और दुनिया जानती है, लेकिन नफ्ताली बेशक नेतन्याहू के चेले रहे हैं। वो आपको दिखाने जा रहे हैं कि देखिए जरा, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नफ्ताली सिर्फ 7 सांसद थे और प्रधानमंत्री बन गए। 2 साल के लिए प्रधानमंत्री बने नफ्ताली। इनका ये रूप तो आपने देख लिया, सूटेड बूटेड, लेकिन अब आपको इनका दूसरा रूप दिखाते हैं। नफ्ताली की उम्र 49 साल है, दूसरा रूप इनका दिखाते हैं। ये देखिए,
नफ्ताली मिलिट्री में भी रहे। नफ्ताली मिलिट्री में रहे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मिलिट्री में रहे। न सिर्फ मिलिट्री में बल्कि देखिए हाथ में उनके गन भी देख रहे हैं, बंदूक देख रहे हैं आप। कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया है नफ्ताली में, क्योंकि इजराइल में ज्यादातर लोगों को मिलिट्री में, सेना में शामिल होना होता है और यही वजह है कि नफ्ताली में राष्ट्रवाद कूट कूट कर भरा है। देखिए जरा कैसे नेतन्याहू से भी आगे हैं नफ्ताली बेनेट इस रिपोर्ट में। नेतन्याहू के प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भी फिलिस्तीन की मुश्किलें कम नहीं हो रही। नफ्ताली से अब कैसे निपटेगा फिलिस्तीन? बेंजामिन नेतन्याहू से भी सख्त है नफ्ताली। हमास आतंकियों की अब खैर नहीं। टकराव से फिर दुनिया में टेंशन। आसमान से आग उगलते इन गोलों की तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी थी। कैसे इजराइल ने फिलिस्तीन के आतंकियों को करारा जवाब दिया, लेकिन इजराइल से नेतन्याहू सरकार की विदाई और नफ्ताली बेनेट के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बार फिर इजराइल ने हमास पर हमला कर दिया है। नफ्ताली बेनेट को नेतन्याहू से भी सख्त माना जाता है। स्पेशल फोर्स कमांडो रहे नफ्ताली बेनेट नेतन्याहू सरकार में पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ और मंत्री रह चुके हैं। अपने पूर्व बॉस की तुलना में नफ्ताली ज्यादा कट्टर हैं और कई मामलों में फिलिस्तीन और हमास के लिए नेतन्याहू से ज्यादा सख्त। नफ्ताली तो फिलिस्तीन के अस्तित्व को ही नकारते हैं और उसे इजराइल के लिए बड़ा खतरा मानते हैं। वहीं आतंक के खिलाफ उनकी नीति जीरो टॉलरेंस की है और कट्टरपंथियों को सीधे फांसी देने का समर्थन करते हैं। नफ्ताली ने हमास को साफ संकेत दे दिया है कि इजराइल विरोधी ताकतों पर कोई दया नहीं दिखाई जाएगी और उनसे आक्रामक तरीके से ही निपटा जाएगा। और आइए अब आपको बताते हैं जो बलून अटैक मैंने आपको बताया ये कितने खतरनाक हैं, ये कैसे शुरू हुए गुब्बारों से हमले, ये आपको बताते हैं। दरअसल हम आपको जल्दी से बताएं कि आखिर सीजफायर के बाद कैसे तनाव शुरू हो गया हमास और इजराइल में। 15 जून को इजराइल में फ्लैग मार्च में फिलिस्तीन और अरब देशों के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाए गए। हर साल यरूशलेम फ्लैग मार्च निकाला जाता है, जिसके बाद इजराइल और फिलिस्तीन में तनाव बढ़ जाता है। इस फ्लैग मार्च को लेकर हमास ने पहले ही चेतावनी दी थी। इस मार्च के बाद हमास की तरफ से बलून अटैक शुरू हो गया। गाजा की ओर से लगातार विस्फोटकों से भरे गुब्बारे छोड़े गए, जिससे इजराइल में कई जगहों पर आग लग गई। इसके बाद इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेनेट ने हमास के ठिकानों पर हमले का आदेश दिया। इजरायली विदेश मंत्रालय ने भी हमास की बलून वाली साजिश का वीडियो शेयर किया। वहीं हमास ने दावा किया कि हैवी मशीन गन से इजराइल की तरफ गोलीबारी की जा रही। गाजा शहर में इजराइल के एक ड्रोन विमान को मार गिराने का भी दावा किया गया और इसकी वजह से इजराइल में चेतावनी वाले सायरन बजने लगे। लेकिन इजरायली सेना ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि हमास के विस्फोटक भरे गुब्बारों की वजह से कई जगहों पर आग लगने के सायरन बजे। आग लगने के बाद ये सायरन बजे। हमास की तरफ से कोई रॉकेट हमला नहीं किया गया। वहीं इजराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमास की कार्रवाई रुकनी चाहिए। इजराइल की हमास आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। यह बड़ी बात है कि कार्रवाई अभी भी जारी है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि हमास के आतंकियों को मारने में एक भारतीय भी शामिल है। आज उस भारतीय से आपको मिलवाने जा रहे हैं कि आखिर वो भारतीय महिला कौन है। वो भारतीय गुजराती है जो हमास के आतंकियों को चुन चुन कर मार रही। ये आप देख रहे हैं नित्शा मुलियाशा। नित्शा मुलियाशा को देख रहे हैं, ये गुजराती हैं, ये इजराइल में रहती हैं, इजराइल की सेना में शामिल हैं और हमास के आतंकियों पर कहर बनकर टूटती हैं। ये देखिए हाथ में बंदूक है। कैसे नित्शा आर्मी में आई ये आपको बताएंगे। इनकी एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए
कैसे आतंकियों को टारगेट करती हुई निच्चा की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, ये इजराइल में गुजराती लड़की जो हिंदुस्तान से सीधा ताल्लुक रखती है, भारत आना जाना भी है, और आपको बताएं इनके पिता भी दरअसल फौज में रहे। ये जो हम आपको दिखाएं, इनकी बहन फौज में है, निच्चा की। आइए आपको बताते हैं कि निच्चा है कौन, जल्दी से ये दिखाते हैं आपको। आइए, निच्चा के बारे में बताया जाता है कि निच्चा गुजरात से तो ताल्लुक रखती हैं, लेकिन गुजरात से ताल्लुक रखने के अलावा गुजरात की बेटी है निच्चा, और इजरायली सेना में शामिल हुई, यानी इजरायली सेना में काफी पहले शामिल हुई। इजराइल डिफेंस फोर्स में पहली गुजराती लड़की है निच्चा, और राजकोट की रहने वाली है, गुजरात के राजकोट की रहने वाली है निच्चा। आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग ले चुकी है निच्चा, यानी खास आधुनिक अत्याधुनिक हथियार चला लेती हैं। हमास पर हमले में भी शामिल है, यानी हमास के आतंकियों को हलाक करने में भी निच्चा शामिल है। आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर गुजरात के राजकोट की ये बेटी कैसे सेना में शामिल हो गई, कैसे सेना तक पहुंची, ये आपको बताने जा रहे हैं। गुजरात की बेटी निच्चा मुलियाशा हमास के आतंकियों पर गोले बरसा रही है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि निच्चा कैसे हमास के आतंकियों पर कहर बरपाती हैं। इजरायली सेना ने मंगलवार को हमास के ठिकानों पर हवाई हमले किए थे, और उस टीम में गुजरात की निच्चा भी शामिल थी। निच्चा राजकोट के मानवादार तालुका के कोठाड़ी गांव की रहने वाली है, तेल अवीव में सेटल हो चुकी हैं। निच्चा इजरायली सेना की सूची में शामिल होने वाली पहली गुजराती लड़की है। बीते 2 साल में निच्चा को सेना में रहते हुए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र की सीमाओं पर तैनात किया जा चुका है। निच्चा के बारे में बताऊं कि निच्चा की छोटी बहन भी इजरायली सेना में है। निच्चा के पिता ने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। दरअसल इजराइल में 18 साल की उम्र से ऊपर के सभी लोगों को सैन्य प्रशिक्षण हासिल करना अनिवार्य है, और निच्चा को अत्याधुनिक हथियारों के इस्तेमाल करने की बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। एक बार सेना में 2 साल 4 महीने की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद एक एग्रीमेंट बाकायदा साइन करना होगा, जिसके बाद उन्हें इंजीनियरिंग, मेडिसिन या अपनी मर्जी का कोर्स करने की इजाजत होगी। निच्चा की पढ़ाई का पूरा खर्च इजराइल की सेना उठाएगी। और निच्चा की बहन की मैं बात करूं, क्योंकि इनकी बहन भी सेना में है, निच्चा की बहन रिया भी इजराइल की सेना में है। निच्चा जहां 2 साल से ज्यादा वक्त से सेना में बिता चुकी हैं, वहीं रिया ने इसी साल 12वीं पास करने के बाद आर्मी ज्वाइन की है। तस्वीरें हम आपको निच्चा की फिर से एक बार दिखाते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं तो निच्चा कैसे कहर बनकर टूट रही है। आइए वो तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हमास के आतंकियों पर एक गुजरात की बेटी कहर बरपा रही है। वो पहली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, एयर स्ट्राइक की तस्वीर जिससे शुरुआत की थी हमने, वो एयर स्ट्राइक की तस्वीरें जो ये बताएंगी कि कैसे, ये देखिए जरा फुल स्क्रीन अगर मैं दिखाऊं ये तस्वीरें, कैसे गुजरात की बेटी कहर बरपा रही है आतंकियों पर। ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमास पर ये जो टेरर अटैक हुआ है उसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हमास के ऊपर ये स्ट्राइक की गई है, और लगातार ये देखिए एक साथ जो उड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं आकाश में ये रॉकेट्स, ये हमास का काल बनकर गिरे, और जोर का धमाका जो आप देख रहे हैं हमास के लिए बुरे दिन आ चुके हैं नफ्ताली के आते ही। और फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।